साथियों, मित्रों, नमस्कार। मैं जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, हरियाणा राज्य इकाई का, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया। मुझे विश्वास है कि आप तमाम साथी जो हैं, आप अपने घरों में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, उसके जो आदेश हैं, उसके तहत अपने घरों में होंगे और उसका पालन कर रहे होंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे जागरूक साथी भी होंगे, ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे जो संकट की इस घड़ी में ऐसे लोगों के लिए जिनके पास आज कुछ नहीं है, जिनके सामने आज भूखे मरने का संकट है, उनकी मदद में भी आप सड़कों पर, कॉलोनियों में, गलियों में निकले होंगे। मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों को नमस्कार करता हूं। और ये मेरे से जो बातचीत के लिए कहा गया है, मजदूर वर्ग के हालात जो है और इस कोरोना वायरस की जो महामारी है और आगे की दिशा जो है वो क्या होगी। बहुत संकट है और ये संकट जो है मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तमाम लोग जो है पिछले लगभग 15 दिन में इस देश की हालात को आप देख चुके हैं और मजदूरों की हालात को भी आप देख चुके हैं। 27 तारीख से और 30 तारीख के बीच में जो नज़ारा जो है इस देश ने और दुनिया ने देखा है, वो शायद अकल्पनीय है और शायद वो जो है अदृश्य एक चीज़ है जो अब दिखाई दी है। ये संकट क्यों हुआ, ये महामारी जो है ये आई, और ये जो लॉकडाउन क्यों किया, इतनी लेट क्यों किया, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पर आज जाने का वक्त नहीं है और ना ही इस पे चर्चा की जरूरत है। ये बाद में इस पे चर्चा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर संकट काफी बड़ा है। और जब मैं आपके बीच में बातचीत रख रहा हूं, उस समय तक दुनिया में जो है लगभग 16.5 लाख लोग जो है इस वायरस के शिकार संक्रमित हैं। बहुत सारे ऐसे जिनका अभी कोई पता नहीं है, टेस्ट नहीं है, और दुनिया में लगभग जो है 95,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ भी 6,721 का आंकड़ा पार हो चुका है और 206 के करीब जो है लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संकट की स्थिति है और इस संकट की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी बाद का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि इस समय पर जो है मजदूरों उनकी जो स्थितियां जो निकल कर आई पिछले 27 से 30 तारीख के बीच में, ये असल में विश्व व्यवस्था का जो संकट है और विश्व व्यवस्था की जो उघाड़पन, इसका जो नंगई है, एक इस व्यवस्था को उघाड़ के रख दिया है इस संकट ने। और जो देश, हम बहुत बाहर की बात नहीं करेंगे, अपने देश के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे जो है हमारे शासक आज इस समय जो सत्ता में है, इससे पहले भी और अभी भी जो सत्ता में है, वो इस देश को विश्व शक्ति बनाने की बात करते हैं, हमारे देश को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात करते हैं। कह रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की जो है ये अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हिंदुस्तान जो है दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम जो है 2030 तक महाशक्ति बन जाएंगे। ऐसे लक्ष्य जो है, ऐसी बात जो है बहुत होते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ, शायद इसका अंदाजा हमारे शासकों द्वारा भी नहीं था। जो इस व्यवस्था को चलाते हैं उनके पास भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि उनके सामने ऐसे दृश्य आ जाएंगे पूरी दुनिया के सामने। और ये व्यवस्था, आप अंदाजा लगाइएगा कि ऐसी जमात और वो करोड़ों के अंदर ऐसी संख्या जनता की, वो मजदूर जो है, जो आप 2, 3, 4 दिन तक जो है जिनके घरों में ऐसा जीने लायक राशन नहीं है और वो तीसरे दिन सड़कों पर आ जाते हैं, भूखमरी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और हम जो है वो बात करते हैं हम विश्व शक्ति की। आखिर किसके दम पर विश्व शक्ति की हम बात कर रहे हैं? ये कौन लोग थे? ये लोग कौन हैं जो सड़कों पर आ गए? ये कौन लोग हैं जो सैकड़ों मील चल के जो है अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं? और इस कोरोना वायरस महामारी के चलते, जिसके बारे में इतनी सारी बातें की जा रही हैं कि ये बहुत संकट होगा, लोग मारे जाएंगे, और लोग क्या कह रहे हैं? अब ये बात कोई छुपने वाली नहीं है, अखबारों में, टीवी में, हर जगह है। अरे कोरोना वायरस से मरेंगे कि नहीं मरेंगे पता नहीं, लेकिन भूखे जरूर मर जाएंगे। ये है असल में इंडिया, और ये है असल में इस व्यवस्था का जो हालात है वो जो हम देखते हैं। और ये क्यों हुआ है, ये बहुत लंबी कड़ी है जिसपे हमें आज सोचने की जरूरत है। इस देश की जो मजदूर आबादी है, वर्किंग क्लास है, मेहनतकश आबादी है, वो जो है 43 करोड़ लोग हैं इस देश की आबादी का हिस्सा, जो आज जो है सड़कों पर है। उनके सामने भुखमरी का संकट है। ये संकट किसने पैदा किया है और ये संकट जो है ये क्यों आया है?
क्या हम 1 महीना तक ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते थे कि लोग कम से कम 1 महीना अपना काम चला लेते? आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई? ये कौन लोग हैं जो आ गए, जो अदृश्य थे, जो शायद जो हमारे टीवी डिबेट्स का हिस्सा नहीं थे, जो हमारे अखबारों की सुर्खियां नहीं थे, ये शायद ट्विटर पर नहीं थे, ये शायद फेसबुक पर नहीं थे, लेकिन एकदम जो है ये आके दिल्ली के चारों ओर अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो आप नजारे आपको देखने को मिले। वो जो महिलाएं, वो जो अपने बच्चों को लेके, वो जो मजदूर जो साइकिलों पे, जो सड़कों पर जो है वो पैदल चले जा रहे हैं, ये इस देश की वास्तविकता है। और ये वो लोग हैं जो इस देश बनाते हैं, जो निर्माता हैं, जिनके दम पर जो है व्यवस्था चलती है। ये वो लोग हैं, लेकिन जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, जो कोई चर्चा का विषय नहीं आते हैं। हम जो है बहुत बार की बात नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर जो है ये लोग जो है कौन, ये 22 लाख के करीब निर्माण के मजदूर थे। 22 लाख के करीब निर्माण के मजदूर, जो चमचमाती हुई बिल्डिंग जो है हमें दिखाई देती हैं, जो बहु सितारा होटल हमें दिखाई देते हैं। आप गुड़गांव के अंदर जाइएगा, आपको 20-20, 25-25 मंजिल के आपको फ्लैट मिलेंगे, चमचमाती हुई बिल्डिंग मिलेगी। लेकिन ये बिल्डिंग किसने बनाई? कौन था वो शायद जो हमने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं उसको। आप हमारे पास फोन आ रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके फोन आ रहे, 3 दिन बाद ही फोन आ गए, वही हम भूख मर रहे हैं, हम हमारे लिए राशन पहुंचाओ। आप कहाँ हैं? हमने पूछा कहाँ हुआ? अरे साइट बन रही है, यहाँ बिल्डिंग बन रही है, झुग्गी में है। वहां से फोन आ रहे, कंस्ट्रक्शन साइट से, ये जो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, वहां से हमारे पास फोन आ रहे हैं। L&T जैसी कंपनी, जिसको भव्य राम मंदिर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, उस कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं जो हमें फोन कर रहे हैं कि आप आइए, हम भूख मर रहे हैं। वो हमें अपनी लोकेशन बताते हैं और हमारे ट्रेड यूनियन के कार्य से साथी जो है मदद करने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। ये लोग जो है कभी हमारे सामने नहीं थे, दृश्य में नहीं थे, आज वो हमारे सामने है। निर्माण का मजदूर जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, आज वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। वो कौन लोग हैं? वो भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं। हरियाणा के अंदर इस वर्ष सीजन जो है वो उतना बेहतर नहीं चला, उसके बावजूद भी हरियाणा में आज के दिन 2 लाख के करीब भट्टे के मजदूर हैं, भट्टों पे काम करते हैं। वही ईंट भट्टे जहां से ईंटें निकलती हैं, जो शहर की बिल्डिंगें बनाती हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों में लगती हैं, जो घरों में लगती हैं, वो ईंटें कौन बनाता है? शायद वो मजदूर हमारी आंखों से ओझल है। ये जो ईंट जो बनाता है, उस ईंट को आप उसकी जिंदगी को देखिए। वो शहर में नहीं रहता, वो गांव में भी नहीं रहता, वो दूर, गांव से दूर एक खेत के अंदर एक ऐसी जगह पर रहता है जहां कोई सुविधा नहीं है, जहां बहुत छोटी कोठड़ियां हैं, टीन के छप्पर हैं, और उन टीन के छप्पर में कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ये 2 लाख मजदूर, आप जो है हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चले जाइएगा, आप हरियाणा के किसी भी इलाके में चले जाइएगा, आपको एक भी मजदूर का रिकॉर्ड जो है उसका रिकॉर्ड में हरियाणा की जो केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में आपको नहीं मिलेगा। ये 2 लाख मजदूर ये अभी तक अदृश्य थे। अब ये पता चल रहा है क्योंकि भूखमरी की स्थिति में है, कोई इनको गांव में नहीं जाने दे रहा है, कोई ये शहर नहीं जा सकते, और जो इनका कोई रिकॉर्ड में नाम नहीं है। ये लोग जो हैं, जो ईंट बनाते हैं, जो मिट्टी की ईंट जो तप के जो लाल होती है, आप समझिए ये केवल ईंट नहीं तपती है, ये मजदूर जो है ये खुद तपते हैं इस भयंकर गर्मी के अंदर, और आज उनके सामने भुखमरी का संकट है। ये वो लोग हैं फैक्ट्री के अंदर काम, ये जो निर्माण करते हैं, जो तमाम वस्तुएं जो है उनकी पैदावार करते हैं, और इस देश की निर्माता की बदकिस्मती कहिए आप, इस व्यवस्था की हालात आप कहिएगा कि उसके अंदर ऐसी स्थिति में है कि 25 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये बहुत औद्योगिक हब है। एनसीआर का एरिया, जिले जो हैं वो एनसीआर का हिस्सा है, औद्योगिक हब है। लेकिन यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनमें से 75 से 80% लोगों के नाम रिकॉर्ड में नहीं मिलेंगे। ये निर्माता है, ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, लेकिन इनका कहीं नाम नहीं है। हमारे शासकों का एजेंडा जो है वो एनपीआर करने का है, वो इस देश में जो है एक तरीके से लोगों को चिन्हित करने का है, कौन किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जात है। लेकिन इस देश के जो निर्माता है, उस निर्माता का कोई रजिस्टर नहीं है।
आज वो संकट के अंदर है। आज जो है वो बड़े पैमाने पर उनको वेतन नहीं है। सरकार के आदेश है कि आप जो है नौकरी से नहीं हटाएंगे, आप इनको पूरा वेतन दीजिए। लेकिन हमारे सामने खबरें क्या आ रही हैं बड़े पैमाने पर, अरे आप ही की व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के चलते हुए आपने तय किया है कि कहीं कोई ऐसा काम होगा जो रेगुलर, जिस पर नियुक्ति हो तो उस पर आप जो है रेगुलर नेचर का काम है, वहां पर आप अस्थायी भर्ती नहीं कर सकते। स्थायी काम है तो स्थायी आपको भर्ती करनी पड़ेगी। आपने इसकी धज्जियां उड़वाई है। आपने कॉर्पोरेट मुनाफों के लिए इस मजदूर को, मेहनत करने वाली जमात को आपने भट्टी में झोंका है। और आज जो आप उनका रिकॉर्ड मांग रहे हैं, आज एक असंगठित क्षेत्र का आप परफॉर्मा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसमें अपना नाम बताइए, वो कोई अपलोड करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो ये मजदूर है जो निर्माता है, भट्टे पे काम करने में काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ढाबों पे काम करने वाला, कितने तरह के मजदूर हैं। आप अंदाजा लगाइए उनका जीवन कैसे चल रहा होगा। जो हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, रिक्शा चलाने वाला। कितनी बड़ी पैमाने पर हमारी ऐसी आबादी है जिसके हालात ऐसे हैं। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये व्यवस्था नहीं है? क्या इस व्यवस्था का ये उघाड़ापन हमारे सामने नहीं आ रहा है? बिल्कुल हमें सोचना होगा कि हालात बने कैसे। अरे ढाबों पे काम करने वाले, होटलों पे काम करने वाले, हमारे यहां आपने देखा होगा हाईवे पर जो है जीटी रोड के दिल्ली के नजदीक लगते हुए सुखदेव बड़ा ढाबा, बहुत मशहूर ढाबा है। और कितने ऐसे ढाबे हैं, काम करने वाले मजदूर का नाम है, किसी का नाम है दर्ज, जो दूसरों को खाना खिलाते हैं। आज वो भूख के मोहताज, आज उनको कोई राशन नहीं मिल रहा है। ये है सिस्टम, ये है व्यवस्था जिसके साथ जो है हमें देने की हमें जरूरत, जिसको समझने की जरूरत है। और ये डोमेस्टिक वर्कर, महिलाएं बड़े पैमाने पर, जब मजदूरों की बात करते हैं तो हमें महिलाएं मजदूर नजर नहीं आती। महिलाएं बड़े पैमाने पर घरों में काम करने वाली महिलाएं, भट्टों में जो काम करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करती हैं, जो फैक्ट्री के अंदर काम करती हैं, जो फैक्ट्रियों का काम अपने घरों में करती हैं, उनकी हालात क्या है आज के दिन हम समझ सकते हैं। ये भुखमरी का संकट आज के दिन अगर सब पर आएगा निश्चित तौर पर, लेकिन महिलाओं के ऊपर उससे कहीं ज्यादा आएगा। हम इस बात को समझ सकते हैं। जो घरों में झाड़ू पोछा करने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी जो हालात जो है वो क्या बनेगी हम समझ सकते हैं। और ये हम कहते हैं प्रवासी मजदूर, शब्द है प्रवासी, माइग्रेंट लेबर। ये माइग्रेंट लेबर क्या है? आप क्या निर्माता है, वो निर्माण कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, वो सारी व्यवस्था को चला रहे हैं। माइग्रेंट क्या, वो इस देश के निर्माता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा केरल की सरकार का, जिन्होंने इन्होंने माइग्रेंट लेबर नहीं, प्रवासी मजदूर नहीं, बल्कि मेहमान मजदूर कहा, जिनके लिए उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन बाकी जगह अगर हम देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, तो क्या हो रहा है वहां पर? ये माइग्रेंट लेबर है। किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए, कैसे मिल जाए? और व्यवस्था का जो आलम है, ये हम देख सकते हैं कि ये मजदूर जो है ये कोरोना मिल जाए, ये दूर रहें, ये हमारे काम करें, हमारे काम आए। लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति को हमें देखने की जरूरत है। वो दूर रहें, संकट आएगा हमारे पास ना आए, दूर रहें, लेकिन सुविधाएं हमें वो पहुंचाए। हम जो है ये जब ये निर्माता है, जब पूरे सिस्टम को चला रहा है, और आज जब पूरा सिस्टम बंद है तो हम देख रहे हैं कौन लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, कौन लोग आज जो गलियों में हैं। आज जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको कौन बना रहा है, कौन उनको लाद के जो ट्रेनों में भर रहा है, कौन ट्रेन को अलग अलग जगह पहुंचा रहा है, तो उतार के जो है उसको उसकी लोडिंग अनलोडिंग में शामिल है, कौन जो है आपके घर तक जो है एक सब्जी लेके आता है, कौन तो आपके घर तक दूध लेके आता है, कौन जो इस सेवा में लगा हुआ है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए इस समय पर कौन लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। एक तो सरकारी क्षेत्र के वो लोग हैं जिन पे इस व्यवस्था की संभालने की जिम्मेदारी है, उसमें एक सफाई कर्मचारी से लेके एक ठेका मजदूर से लेके और बड़े से बड़ा ऑफिसर उसके अंदर शामिल है। और दूसरे कौन लोग हैं? दूसरे मजदूर हैं। आप उसका कोई भी नाम देख सकते हैं, वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं या असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, वो सब मजदूर लगे हुए इस काम के अंदर। या छोटा किसान है जो किसी तरीके से आपके लिए सब्जियां, आपके लिए दूध पैदावार करके आपके लिए शहरों, आपके घरों तक वो पहुंचा रहा है, इस व्यवस्था के अंदर भी वो। और जब हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आज ये जो राहत का जो मामला है, इस राहत के अंदर भी बहुत कम लोग हैं
जो इस काम को कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। और असल में सरकार, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन जो राहत के काम अभी तक जो कर रहे हैं वो कुछ एनजीओज हैं, कुछ सामाजिक संगठन हैं, कुछ ऐसे प्रबुद्ध नागरिक हैं जो इस काम को अपने हाथ में लेके, जिनमें मानवीय संवेदना अभी बची हुई है, वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे बहुत कम चेहरे ऐसे नजर आते हैं जिनको हम तथाकथित सफेद पोश लोग कहते हैं। ऐसे एलीट क्लास, अपर मिडिल क्लास इन राहत कार्यों के अंदर, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बहुत उंगलियों पे ऐसे लोग नजर आते हैं जो रिटायरी लोग हैं, जो एज लोग हैं। वो बेचारे नहीं कहूंगा, वो असल में जो है अपने जीवन को भी दांव पे लगा के आज वो जो भुखमरी का शिकार जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनके बीच में राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे, ऐसे बुजुर्ग लोग दिखाई देंगे, ऐसे नागरिक दिखाई देंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर वो जो क्लास जो इस व्यवस्था का फायदा उठा रही है, आज आपको राहत कार्यों में भी वो नजर नहीं आएगी। कौन ऐसे मजदूर लोगों के पास राशन पहुंचा रहा है? कौन वो बना बनाया राशन मजदूरों के बीच में लेके जा रहा है, गरीब लोगों के, जरूरतमंद लोगों के बीच में लेके जा रहा है? आप थोड़ा ट्विटर पर आप देखिएगा, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, आप अखबारों की सुर्खियों के अंदर देखिएगा, उन चेहरों को आप देखिएगा जो इस राहत कार्यों में लोगों तक पहुंच रहे हैं। और कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था का जो फायदा उठा रहे हैं? क्या आज वो सड़कों पर हैं इस फायदे के लिए? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें लॉकडाउन का हमें पालन नहीं करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर भी जो अपने घरों से निकल के अगर जो वो काम कर रहे हैं, वो भी वो मेहनत का जमात है, मेहनत कश लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में भी काम कर रहे हैं। और हमें जो है एक बड़ा मामला जो है बड़ा चला, बड़ा इस व्यवस्था जो इस देश की आजादी के बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया, लोगों जन कल्याण, सरकार का काम क्या है? केवल जो है वो सरकार का काम जो है लोगों की, जनता की सेवा करने का है। वो काम जो है जन कल्याण की जितनी सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया। लेकिन पिछले 30 साल से जिसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की गई, जिसको भी पूंजी व पुतियों के कारपोरेट घरानों के मुनाफों के लिए आपने उसको लुटवाने की, उसको बर्बाद करने की ऐसी कोशिश की। आज जब ये कोरोना वायरस का जो संकट आया, जो महामारी आई, आज कौन खड़ा है? वही सार्वजनिक क्षेत्र है, वही सरकारी क्षेत्र है जो हर रोज जो है आपके ट्विटर पर, जो आपकी सुर्खियों के अंदर जिसके नकारापन, निकम्मापन आपके सामने था, आज वही कर्मचारी, वो जो है वही लोग आज इस सिस्टम को, इस महामारी के अंदर आज वही लोग काम कर रहे हैं, वही सबसे आगे सामने हैं, वही आज पहली पंक्तियों में है। सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे के अंदर जो काम कर रहे हो आज पहली पंक्तियों के अंदर है। उसमें डॉक्टर से लेके, उसमें आपकी नर्स है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर तमाम नॉन मेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर वो सफाई कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे के अंदर काम कर रहा है, जो 8 या 10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा दांव पर है, उसकी जिंदगी दांव पर है। क्योंकि ये सिस्टम है, इसका भी एक वर्गीय चरित्र है। आप समझिएगा, आप देखिएगा। और ये हम काम करते हैं लोगों के बीच में, हम मजदूरों के बीच में काम करते हैं। हमारे सामने शिकायतें आ रही हैं कि हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास सैनिटाइजर्स नहीं है, हमारे पास पूरा पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हम जहां कोरोना वायरस के मरीजों को, जहां पर ऐसे संदिग्ध मरीज हैं, उनकी चद्दरों को साफ कर रहे हैं, उनकी हम धुलाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे साधन नहीं है। तो अगर इसका भी कोई शिकार होगा काम करते हुए, तो वो शिकार होगा जो सबसे निचले पायदान पर है। इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। इसमें प्रोटेक्ट जो है सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर उतने ही हमारे लिए डॉक्टर महत्वपूर्ण है, उतनी ही जिंदगी जो है हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण जो है तमाम स्वास्थ्य के ढांचे के लोगों की है। तो आज स्वास्थ्य के ढांचे में भी वो है। और आज ये सरकारी क्षेत्र, चाहे बिजली के कर्मचारी हैं, चाहे रोडवेज है, पीडब्ल्यूडी है, नगर पालिका है, तमाम सरकारी महकमा, तमाम सार्वजनिक क्षेत्र जो है आज इस संकट की घड़ी में, वो चाहे जो है मैंने आपको बताया, चाहे पीएम से लेके और एसपी डीसी जो सरकारी स्ट्रक्चर को चलाते हैं, आज वो सड़कों पर है। आज कोई पूछने वाला हो कि प्राइवेट क्षेत्र के वो लोग कहां हैं जो इस तमाम जो है इस लूट को जो जिन्होंने अपने जो है स्थिति को मजबूत किया है। और ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। और ये 2014 तक का जो सरकार का जो आंकड़ा था कि इस देश के अंदर अगर 100 रुपए पैदावार होती है तो 100 में से 49 रुपए
49 रुपीज जो है वो केवल ऊपर के 1% लोगों की जेब में जाता है। और 5 साल के इस 2018 के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि देश में 100 रुपए की अगर पैदावार होती है तो उसमें से 73 रुपए 1% लोगों की जेब में जाता है, और बाकी 99% लोगों की जेब में वो 27 रुपये है। ये वही लोग हैं जिनकी जेब में 27 रुपये जाता है। और वो 1% लोग कहाँ हैं, उसको आप ढूंढिएगा, उसको समझिएगा, इस सिस्टम ने किसको फायदा पहुंचाया है और क्यों इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आप इस बात को समझिए। तो वो प्राइवेट क्षेत्र जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज निश्चित तौर पर चैरिटी के रूप में कुछ डोनेशन आ जाएंगी, लेकिन डोनेशन जो है वीक नहीं है। सवाल यह कि जो कमाया गया है, जो जिस स्थिति में खड़ा कर दिया गया है, उसको समझने की जरूरत है। और ये हमें जो है आज के दिन जो बहुत ज्यादा जरूरत है वो इस बात की कि ये जो राहत पैकेज है वो तमाम जनता के लिए जो भी जरूरतमंद है, सरकार ऐसी कंडीशंस लगा रही है कि आप फार्म भरिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमने कहा कि आप जो है आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि तमाम लोगों को बिना किसी किंतु परंतु के राशन पहुंचाया जाए, कोई भूख से ना मरे। और सरकार के गोदामों में ऐसा जो स्टॉक है उसके 3 गुना स्टॉक अभी पड़ा है। आप ये बात छोड़िए और इसके बाद जो हालात जो बनेंगे आप उसको संभालने का काम कीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था पहले से संकट के अंदर है। संकट में इसलिए है कि लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं बची, इसलिए पहले ही करोड़ों जो मजदूर का रोजगार जा चुका था। और आने वाले दिनों में ये 40 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की ऐसी होगी जो अब भूखमरी की दलदल में धकेल दी जाएगी। आप इसको समझिए। और ये एक और संकट जो मैं समझता हूं हमारे सामने आने वाला है वो इसके बाद ये कोरोना वायरस जो महामारी जो खत्म होगी उसके बाद रोजगार का संकट खड़ा होगा। तो उसके लिए जरूरी है घरेलू इन्वेस्टमेंट हो और बड़ी कारपोरेट जो पूंजी है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, उसको जो है जनहित के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। और इस बहाने जो पिछले लंबे समय से दुनिया के अंदर अपने देश के अंदर भी एक ऐसा तंत्र जो विकसित हुआ है जिसको हम कह सकते हैं एक ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति जो पैदा हुई है, ये एक तरीके से जो कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ है ये उनके लिए अवसर ना बन जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर भी ऐसा एक जो है एक प्रवृत्ति जो है तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो है वो धीरे धीरे करके खत्म की जा रही है। दुनिया में ऐसा हो रहा है, अपने देश के अंदर हो रहा है। और उसके चलते हुए ट्रेड यूनियन राइट, लोगों के नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसा अवसर है जिसमें एक तरीके की इमरजेंसी जैसी हालात बन गई है, तो इन हालात के अंदर हम ये समझें कि इन हालात में हम कैसे इनका मुकाबला भी करना है और ये हालात ऐसे ना बन जाएं कि ये प्रवृत्ति बन जाए, एक तरीके का एक केंद्रीय एक सत्तावाद जो है उसके अंदर ना बन जाए। हम इससे भी जरूर इसको हम नजर में रखें। हम तमाम उन साथियों का, तमाम उन संस्थाओं का, तमाम उन नागरिकों का, उन तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो आज ये लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो भुखमरी के जो शिकार हैं आज के दिन, उनके लिए जो लोग लगे हुए हैं, हम उनको सलाम करते हैं। हम तमाम विद्यार्थियों को, तमाम नौजवान साथियों को ये अपील करते हैं आप लॉकडाउन का प्रयोग करें। निश्चित तौर पर उसकी जो हिदायत है उसको माने, लेकिन आपके आसपास आप देखें कौन जो है ऐसी जिसको जरूरत है मदद की, आप उसके लिए तैयार रहें। और ये जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक तरीके से इस पूरी महामारी के अंदर एक इस तरह का स्थिति जो पैदा हो गई है जिसको एक धार्मिक एक एजेंडा बनाकर जो टारगेटेड किया जा रहा है, इससे आप बचें। और निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई में हम जीतेंगे इकट्ठे होकर, और एक ऐसी लड़ाई के लिए भी हम तैयार रहें। और हमें दोबारा से हमें एक इस व्यवस्था को इस ढंग से हमें देखना पड़ेगा कि ज्यादा मानवीय हो, ये समानता पर आधारित हो, उत्पादन है उसका वितरण इस हिसाब से हो कि तमाम लोग उनको उसका फायदा मिल पाए। ऐसी हालात ना बने कि इमरजेंसी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी और 3 दिन में लोगों के भूख मरने की स्थिति आ गई। और ये संभव तभी हो सकता है जब इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का सिस्टम इस पूरी दुनिया के अंदर आए, हमारे देश के अंदर आए, जिसके लिए हम CITU भी, हमारा संगठन भी और बहुत सारे ऐसे संगठन जो लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि ऐसी एक व्यवस्था हो, उसके लिए भी हम एकजुट हों और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं। आपने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
है।